ऐसा कोई ड्रीम था कि हाँ मतलब ये चीज़ तो यार करनी ही करनी है मेरे लिए? हाँ, पहला तो ये बुलेट बाइक जान है बचपन से। मम्मी पापा का तो कभी ऐसा था ही नहीं कि तू बुलेट मत ले, क्योंकि उन्हें तो भरोसा है बंदा अपन ने खतरनाक किया है ना। तो मतलब भरोसा था कि हाँ ये कर लेगा ये। हाँ, ये कर ले। मैंने बोला था कुछ बन जा, तो मैं आवारा बन गया। क्या बात है, मतलब मम्मी ने बोला कुछ बन जा तो सीधा आवारा। हाँ, वो रील अपनी काफ़ी अच्छी गई थी सच में, वो खुद की लाइन थी और वो बहुत अच्छी गई थी। ऐसा तो ये क्या ऐसी चीज़ें हुई? आज सब के बीच में यार काफ़ी बड़े बड़े शौक लगे हैं मेरे को। जैसे मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? हाँ, उसी बाइक से? बुलेट से। हॉस्पिटल गया जैसे तैसे टैक्सी में बैठ के, और फिर दोस्त को कॉल किया अपने विकास को। ऐसे ऐसे पूरा स्वेलिंग हो गया था चेहरे पे। ऐसे तो पापा को भी ऐसा कुछ मतलब ऐसा लगा कि नॉर्मल। हाँ, तो पापा आए, बैठे बेड पे आके। पापा को भी लग रहा है यार हाथ पैर में कहीं लगी नहीं, तो कहाँ ही लगी होगी। मुंह पे मैं तौलिया वगैरह डाल के बैठा था, टॉवल वगैरह की, यार लगी है तो ठीक है। और मैं दोस्त को बोला भाई अरिजीत सिंह के सॉन्ग चला दे। पूरा हो गया जो भी हो गया। मतलब 2 मिनट में एक अच्छी खासी लाइफ से सारी चीज़ें ऐसे ना उस टाइम पे ऐसा हो गया था, अगर वो 10 लोग खड़े हैं तो मैं निकल के जा रहा हूँ तो वो ये बातें करते थे अगर ये ना आ जाए यार। क्योंकि उस टाइम पे मेरा फेस इतना ज़्यादा बेकार हो गया था कि मैं खुद ही किसी के सामने मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर गया था, बिल्कुल गिर गया था, मिट्टी में मिल गया था। और तो राज भाई मैं तो सेट करके ये गया था, अगर पुलिस भी मिल गई ना, टीटी वगैरह ने पकड़ा, तो मैं बोलूँगा 4 दिन का तुम खिला दोगे चलेगा। यार अगर यहाँ रुक गया। एक राज भाई लाइफ में ऐसा भी रहता है कि किसी चीज़ को पाना है तो उसके पीछे लग जाओ, नहीं तो उसे छोड़ दो। हाँ, है ना। 2 मिनट के बारे में अगर किसी को कुछ कहना अगर या बताना चाहोगे तो क्या वो शब्द होंगे आपके जो 2 मिनट ने आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दी? एक्सीडेंट ना, बिल्कुल, क्योंकि उससे पहले आपका एक ऐसा सीन था, आई थिंक अगर वो चीज़ नहीं होती तो अभी बहुत कुछ हो गया होता। मेरा एम तो था यार कि मैं मॉडल करता, मॉडल बनता, एक्टर्स की लाइन में ट्राई करता। बट जो मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, इसने मेरी लाइफ बहुत चेंज करी है। कि लोगों ने बहुत रंग दिखाया है, इतने रंग दिखाए हैं कि रंग ना अभी तक आंखों में छप रहा है। जिनसे उम्मीद नहीं थी ना, ऐसे ऐसे लोगों ने साथ छोड़ा है राज भाई, जिनसे मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरा साथ छोड़ोगे। हाँ सीरियसली तुमको बोल रहा हूँ मैं यार सच में। मतलब कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं जिसके बारे में अपन ने शायद कभी सोचा भी नहीं हो सकता, और वो 2 मिनट में ऐसा इम्पैक्ट डाल के जाती हैं कि पूरी की पूरी हंसती खेलती ज़िंदगी को भी वो चेंज कर देते हैं। लाइफ कभी सेट नहीं होती राज भाई, अपने अकॉर्डिंग कभी लाइफ नहीं चलती। वो निराकार परमात्मा है, वो सबकी लाइफ। इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है? जो मेरे साथ हुआ है ना, इससे ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता। अगर मेरी जगह कोई फीमेल होती, लड़की होती, 99% वो सुसाइड कर लेती। क्योंकि काफ़ी बार मेरे मन में आया कि यार लाइफ एंड कर दो। हाय, मेरा नाम राज है और ये एपिसोड 4। आप सबकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जिस टाइम पे आपका वो साल एक गोल्डन ईयर के तौर पे रहता है। एक ऐसी एज होती है, उस एज में आप बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, और बाद में एक एज में आने के बाद में ऐसा लगता है कि काश अगर उस टाइम पे मैं ये नहीं करता या ये चीज़ नहीं होती तो अभी मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी अच्छी मेमोरीज़ भी रहती हैं और बहुत बैड मेमोरीज़ भी उसमें रहती हैं। तो इन्हीं सब टॉपिक्स पे आज बात करने के लिए हमारे साथ आर्यन भाई हैं। कैसे हो आर्यन भाई? आई एम ऑल गुड ब्रो, और तुम बताओ कैसे हो? बहुत अच्छे। सबसे पहले आप एक छोटा सा इंट्रो दे दो, क्योंकि शायद काफ़ी लोग हैं जो आपके बारे में जानना चाहेंगे। हेलो फैमिली, मैं आपका भाई आर्यन राजौरिया, गुना में रहता हूँ, रशीद कॉलोनी में। और आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो लास्ट तक जुड़े रहना अपने पॉडकास्ट में राज भाई का, और अभी बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल। तो क्या ऐसी मतलब मेमोरीज थी जो आपकी एक 17-18 की जो एज होती है उस टाइम पे आपने आपके दोस्तों के साथ में वो चीज़ें करी हो? हाँ, दोस्तों के साथ तो बचपन से ही बहुत अच्छा रहा है, बहुत ज़्यादा बेस्ट रहा है। लाइफ में इतनी मेमोरीज हैं कि अगर उनको खोले तो यार मतलब एक पिटारा टाइप का उसमें हाँ। से चीज़ें इतनी सारी निकलेंगी बाहर के, उनका मतलब कोई कंपैरिजन नहीं। बट दोनों पिटारे ऐसे है कि बैड मेमोरी एंड गुड मेमोरी इतनी है कि बहुत सारी है यार। उनको सुनते सुनते ना कंडीशन ख़राब होने वाली है अभी। अच्छा, एक आज़ादी वाला एक
पॉइंट होता है ना, जैसे 7th 8th क्लास एक ऐसी क्लास होती है कि उस टाइम पे अपन घर, स्कूल और घर के आसपास की चीज़ें, और 8th 9th के बाद में एक ऐसा टाइम आता है कि जब चीज़ें बाहर की अपन देखते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में अपने लिए पता चलता है। तो वो टाइम अपना कब स्टार्ट हुआ था आपका? देखो, बचपन से मैं गुनामी रहा हूँ, और 8th क्लास के बाद में मेरे मम्मी पापा ने सोचा मेरे उज्जवल भविष्य के लिए, उन्होंने मुझे आवासीय विद्यालय में एडमिशन दिलाया, जो कि शिवपुरी हॉस्टल में। लाइफ। हाँ, हॉस्टल में। तो वहाँ पे काफ़ी मज़े किए, और फिर खुद से ऐसा हुआ कि मैं खुद ही वापस आ गया हॉस्टल से। मतलब मज़ा नहीं आया या फिर वो? मज़ा तो काफ़ी आया, बट मुझे अपने गुना वाले जो दोस्त थे ना बचपन के, उन लोग के साथ मज़े करने थे काफ़ी। वहाँ पे भी बहुत लोग क्लोज हुए, बट बचपन के दोस्तों की बात अलग होती है। अच्छा, ये जो एज होती है ना, इस टाइम पे एक ड्रीम चीज़ें मतलब बहुत होती हैं, जैसे एक बाइक हो गया या फिर बाहर घूमने जाना, ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। हाँ। तो ऐसा कोई ड्रीम था कि हाँ मतलब ये चीज़ तो यार करनी ही करनी है मेरे लिए? हाँ, पहला तो ये बुलेट बाइक जान है बचपन से। तो पहले तो सबसे बड़ा ये था कि भाई बुलेट दिखती है ना कहीं भी, तो ऐसा लगता है भाई अपने पास होनी चाहिए, ऐसा रोला टाइप। तो उसका बहुत बड़ा सपना था, और वो आखिरकार अपन ने ले ली। अच्छा, और किस एज में मतलब सोचा था कि हाँ यार बुलेट लेनी है? बचपन से ही, 7th 8th क्लास से। 7 8 हाँ। से? मतलब आसपास घर में किसी की देखी हुई थी या फिर नहीं, मतलब? जब भी दिखती थी ना तो अंदर से ही फील आता था, भाई क्या लग रहा है फंटास्टिक, तो अपन को भी ऐसे दिखना है, ऐसे रॉयल टाइप का। तो उसको मतलब वो फीलिंग है यार, बुलेट ये नॉर्मल बाइक नहीं है, ये बस फीलिंग है। उस फीलिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए उसको खरीदा मैंने। अच्छा, बुलेट एक हैवी बाइक है। हाँ, बहुत और ज़्यादा। आप बोल रहे हो कि 7th 8th क्लास से आपने मतलब सोचा था कि आपको लेना है। सबसे पहले घर वालों को कब बताया था कि हाँ मुझे बुलेट लेनी है? हॉस्टल से आने के बाद बताया था, 10th में। 10th क्लास में? हाँ। 10th क्लास आपको पता है ना, वो टाइम एग्जाम टाइम होता है, और मैं उस घर टाइम वालों का पे मतलब क्या रिएक्शन था उस टाइम हॉस्टल पे? में था ना मैं उस टाइम पे, तो कॉल पे ही बोल देता था मम्मी आ रहा हूँ और अपन बुलेट ले लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मतलब ऐसा रहता था कि मम्मी से जब भी बात होती थी ना, तो मेजर टॉपिक यही रहता था, अपन बुलेट लेंगे जब मैं आ जाऊँगा तब, ऐसा रहता था। तो काफ़ी टाइम बाद दिलाई उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उसी टाइम पे दिलाई हो। जब हॉस्टल छोड़ के मैं आ गया, उसके बाद बहुत अप्रोच करने के बाद उन्होंने समझा, सोचा, तब जाके बुलेट दिला। मम्मी पापा का तो कभी ऐसा था ही नहीं कि तू बुलेट मत ले, क्योंकि उन्हें तो भरोसा है बंदा अपन ने खतरनाक किया है ना। तो मतलब भरोसा था कि हाँ, ये कर लेगा ये। हाँ, ये कर लेगा। बट दूसरों का ऐसा था कि वो लोग मम्मी पापा को डिस्ट्रैक्ट करते थे कि नहीं बुलेट मत लेना, उससे ज़्यादा क्योंकि वो बहुत हैवी बाइक होती है, क्योंकि हर कोई उसके लिए संभाल भी नहीं सकता। तो यही सजेशन रहता था दूसरों का मेरे मम्मी पापा के लिए कि बुलेट मत लेना, बाकी सब दूसरा देखो तुम, दूसरा बाइक। तो मेरा ऐसा रहा कि मैं रोने लगता था उस टाइम पे। तो ऐसा था कि नहीं यार मम्मी, मैं तो बुलेट ही लेना है, ऐसा करके। अच्छा, जब बुलेट ले ली थी तो स्टार्टिंग में तो दोस्तों के मतलब बहुत दोस्तों के साथ घूमे होगे? बहुत, इतने दोस्त थे हैं, मतलब मैं घर नहीं आता था दिन भर। मतलब अगर दूध भी लेने जाना है तो वो भी बाइक पे ही लेने जाना है? हाँ, ऐसा ही सीन था कुछ। आज से 2 साल पहले, 2 साल पहले जब न्यू बुलेट। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि प्यार को हिंदी में क्या कहते हैं? प्यार को हिंदी में, ये तो हिंदी वर्ड है ना। नहीं, इश्क, और शायद आपकी लैंग्वेज में बुलेट। परफेक्ट। हाँ, क्योंकि लोगों का प्यार मतलब ज़रूरी नहीं कि एक स्पेशल चीज़ पे ही रहे वो प्यार। आपने उस चीज़ से प्यार करा है सीरियसली, बहुत शिद्दत से, और वो भी। तो अब मैं सेम क्वेश्चन रिपीट करूंगा, प्यार को हिंदी में क्या कहते हैं? बुलेट। रॉयल एनफील्ड की बुलेट। रॉयल एनफील्ड। हाँ। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ जब बाइक आपने ले ली थी और जिस हिसाब से आपका लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डाई हार्ट फैन हो बाइक के, तो किसी ने मतलब ऐसे बाइक वगैरह मांगी हो और आपको लगा हो कि यार भाई ये तो पक्का गिराएगा ही गिराएगा और इसको अपन मना भी नहीं कर सकते? तो मेरे दोस्त लोग भी देखेंगे तो उनके लिए भी बता रहा हूँ कि भाई भरोसा तो तुम पे होता नहीं है कि तुम बुलेट संभालोगे बुलेट। तो मैं बोलता हूँ कि भाई बुलेट की चिंता नहीं है, तेरी चिंता है। मतलब इनडायरेक्टली उसको भी ऐसा मतलब बता दिया कि भाई मुझे गाड़ी से ज़्यादा तेरी टेंशन है मेरे लिए। तो जो हैंडल कर लेता है उसको तो बिना सोचे समझे मैं दे देता हूँ, भाई ठीक है तू लेके जाएगा। बट जो बंदा मुझे लगता है कि नहीं ये झेल नहीं पाएगा बुलेट को, तो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ भाई तेरी चिंता है यार, बुलेट तो दोबारा बन जाएगी करके। तो भाई देख लेना, जिस बंदे को भाई ने मना करा है
तो शायद आपके साथ यही एक ऐसा सीन हो सकता है, भाई को लगता होगा कि हाँ 100% आप बाइक से गिर सकते हो। हाँ हो सकता है, बट कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि मैं नहीं दे पाता, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। अच्छा, ऐसा नहीं हो कभी किसी ने मतलब जानबूझ के आपने किसी को मना कर दिया हो और उसको ऐसा गुस्सा आ गया और उसने बाइक पे कोई स्क्रैच या कोई डेंट दे दिया हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट डेंट का तो ऐसा है था कि जब मैंने बुलेट ली थी 11th क्लास में, तो 11th के लास्ट में ना किसी बंदे ने उस पर डेंट कर दिया था टंकी पे इसका बुलेट का। तो जब मैंने उसे नोटिस किया ना, मैंने क्या बुलेट को सहलाते रहता हूँ, जैसे कोई पेट रहता है ना अपने घर में, उसको सहलाते रहते आते जाते टाइम। तो मैं उसे देख रहा था करके कि यार बुलेट मेरी जान है, तो ऐसे मतलब एक दोस्त था मेरे साथ में, तो मैंने उस डेंट को ना फील किया, यार ये टंकी के नीचे कैसे लग गया। तो मैं मेन जिस जगह पे था उसी जगह पे रुका और उठ के नीचे आ गया, मैं उतर के नीचे आ गया और बैठा। मैंने कहा यार देखियो यार भाई ये क्या कर दिया यार किसी ने। तो उसने काफ़ी समझाया, गाड़ी तो है, अभी उसको लग रहा होगा कि यार पता नहीं गाड़ी के चक्कर में इतना कर रहा है, बट बहुत बुरा लगा था। मतलब वो ऐसा सीन होगा कि शायद उसके लिए वो एक बाइक होगी, पर वो अपने लिए एक इमोशन था, वो इमोशन बहुत बुरा मतलब लगा ऐसा कि शायद एक ऐसी चीज़ जिसको अपन बहुत ज़्यादा चाहते हैं और किसी ने उसको जानबूझ के चोट पहुंचा दी। क्योंकि मैं अपनी बुलेट का बहुत ध्यान रखता हूँ, क्योंकि उसे गंदी भी नहीं होने देता, तो उस पर डेंट आना मेरे चक्कर में ये तो पॉसिबल नहीं है यार। और फिर वो एक ऐसी एज मतलब जो 18-19 साल, मतलब जिस टाइम पे एक अलग ही जोश होता है। काफ़ी टाइम तो मैं बाहर ही रहता था, आवारा टाइप, क्योंकि जब मेरी इंस्टाग्राम पे पहली रील वायरल जो गई थी वो ऐसे करके थी कि मम्मी ने बोला था कुछ बन जा, तो मैं आवारा बन गया। क्या बात है, मतलब मम्मी ने बोला कुछ बन जा तो सीधा आवारा। हाँ वो रील अपनी काफ़ी अच्छी गई थी सच में, वो खुद की लाइन थी और वो बहुत अच्छी गई थी। ऐसा तो यही रहा है, मैं बहुत मज़े करता था अपनी अच्छा, लाइफ में। तो एक सीन और ये भी होता है कि उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं, कुछ नई नई चीज़ें अपन ट्राई करने का सोचते हैं, बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो माइंड में चल रहे होते हैं कि यार करते हैं कुछ ऐसा, कुछ ऐसी टाइप की चीज़ें भी ट्राई की। हाँ मुझे इंग्लिश बोलने का बड़ा शौक था, तो सीखा। हाँ मैं चामलेकर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था अपने पुल के पास में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको ज्वाइन किया था, काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आया उसमें पर्सनैलिटी से और बोलने में, व्यवहार में, हर चीज़ में। हाँ तो वही था उस टाइम पे। तो और कुछ जैसे अभी इंस्टा पे आर्यन गुना करके जो आईडी है उस पर बहुत सारी जो आपकी रील्स हैं बहुत ज़्यादा वायरल जा रही हैं और स्टोरीज़ भी इतनी ज़्यादा मेंशन हो रही हैं कि शायद अपलोड ही नहीं कर पाते होगे। स्टोरीज का तो ऐसा है भाई राज भाई के 24 घंटे में 500 प्लस स्टोरीज ऐसी रहती है जिनको मैं मेंशन नहीं कर पाता, और मेंशन करते नहीं लोग, मेरे पास आ जाता है और वो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रहता है, मेरे लिए नहीं रहता कि भाई तुम मेंशन कर दो इसको, तो दिख जाता है उसमें। अच्छा, ये वीडियोस बनाना अभी से स्टार्ट करें, पहले भी कभी ट्राई करा हुआ? लास्ट 2.5 महीने से स्टार्ट किया है मैंने। अच्छा, फिर ये इंस्टा का एकदम से क्या सीन आया आपका, क्या इस सब के बीच में मतलब क्या ऐसी चीज़ें हुई? इस सब के बीच में यार काफ़ी बड़े बड़े शौक लगे हैं मेरे को। जैसे मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? हाँ। उसी बाइक से? बुलेट से। रेस लगाते हुए या फिर? नॉर्मल मैं सो रहा था, उन्हीं टाइम की बात है जब वीडियो वगैरह शूट करते थे हम लोग 11th के लास्ट की। नहीं 12th के लास्ट की। तो क्या मैं घर पे सो रहा था आराम से, उस दिन पापा बोले कि चल तू उठ जा और मुझे जॉब पे छोड़ के जा। तो मैं भी उठा, बट उस टाइम पे मैंने अपना मुंह भी नहीं धोया, ऐसे ही पानी वानी भी नहीं पिया, डायरेक्ट उठ के चला गया। सोचा कि सोना है अभी, रात को तो जाग रहे थे हम, तो अभी सोना है। दिन में सोता था मैं उस टाइम पे। तो मैं आ रहा था लौट के, बिल्कुल दुक 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 साउंड सुनते सुनते आ रहा अच्छा, था। क्या स्पीड होगी? नॉर्मल स्पीड थी, जब जो दुक दुक साउंड रहता है ना वो नॉर्मली मतलब वही 30-40 की स्पीड? हाँ 30-40 भी प्लस नहीं थी, 30 की स्पीड थी। अपने ये गुना वाला पुल है, वहाँ से मैं चढ़ रहा था बिल्कुल स्लोली आराम से। एक टैक्सी आ रही थी और सामने से एक बंदा आ रहा था स्कूटी से, तो उसने मुझे हिट किया सामने से, तो मैं मुंह के बल गिर गया भाई, राज भाई। उसी स्पॉट पे मैं गिरा और मुझे महसूस नहीं हो रहा था कि मैं गिरा हूँ। गिर के मैं उठ गया, उस सामने वाले बंदे को उठाया, बोला भाई तूने गाड़ी बढ़ा दी, चल आ जा अभी हॉस्पिटल चलते हैं, अब तेरे को लग गई है तो पट्टी वट्टी कराते। फिर मैंने ऐसे टच किया कि यार पर्सनैलिटी में तो कोई फॉल्ट नहीं आया, बाल वाल सही किए, खड़ा हुआ, बैठ गया वहीं पे। मतलब एक्सीडेंट हो गया और कुछ ऐसा लगा नहीं? कुछ नहीं, मैं उठ के बैठा, बाल वाल सही किए, ऐसे देखा तो यार खून
तो टैक्सी वैक्सी आई, उसमें उसको बैठा के ले गया हॉस्पिटल में। पहुंच के ना मेरा 1 मिनट, आपका एक्सीडेंट होता है, आप खुद ही उठ के मतलब सामने वाले बंदे को लेके जा रहे हो? हाँ उसमें एक्सीडेंट में बाद में पता चला हम लोग को कि मेरा ये साइड का पोर्शन है ना, ये आधा पूरा फ्रैक्चर हो गया और ये मेन जो हड्डी है वो तो टूट ही गई थी। ऐसा था, इतना भयानक एक्सीडेंट था। अच्छा, कब पता चला था कि ये, जैसे आप बता रहे हो आप खुद उठ के अगर उसको लेकर गए हो, तो ये आपने कब देखा था? मैंने सिर्फ ब्लड देखा था ऐसे करके कि ब्लड आ गया तो यार फेस पे कुछ फॉल्ट है, तो मेरा माइंड ख़राब हो गया था। माइंड ख़राब हुआ तो मैं चुप हो गया, मैंने कहा यार अब बहुत तेज़ लगी होगी शायद, उस टाइम तो देखा नहीं। और मेरा फ़ोन भी 1% था, फ़ोन 1% था मेरा। तो हॉस्पिटल गया जैसे तैसे टैक्सी में बैठ के, और फिर दोस्त को कॉल किया अपने विकास को। ऐसे ऐसे पूरा स्वेलिंग हो गया था चेहरे पे, ऐसे आके खोल के मैंने देखा कि विकास, उसको कॉल किया, उसको बोला भाई एक्सीडेंट हो गया। मतलब उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि भाई तेरा एक्सीडेंट हो गया। कहा हाँ यार भाई एक्सीडेंट हो गया, आजा जल्दी। इतने में फ़ोन काट के वो जैसे तैसे आया दौड़ के, उसने देखा तो मेरी हालत इतनी डाउन थी कि वो तो उसने ये मान लिया था कि भाई गया, ये तो ऐसा हो गया था। ये सीन था उसमें। मतलब इतना ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था और आपको बिल्कुल ऐसा लगा नहीं कि मतलब इतनी ज़्यादा लग चुकी है मेरे? मुझे बिल्कुल और भी आप एहसास सडन नहीं मतलब हुआ। सामने वाले बंदे को लेकर आ रहे हो हाँ, साथ में? साथ में उठा के मैंने कहा भाई उठ जा, अब हो गया तो हो गया। और उठा के टैक्सी में बैठ के गए, तो जाके अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ना, अगर एक्सीडेंट होता है बाई चांस किसी का भी तो डायरेक्ट गवर्नमेंट में ही जाता है ऐसा। तो वहाँ पे गया, वहाँ के जो लोग थे वो बस उनकी आवाज़ें आ रही थी मुझे, आंखों से कुछ मैं देख नहीं पा रहा था, इतनी कंडीशन ख़राब थी, पूरा मुंह पे सॉइलिंग थी। अच्छा, उस टाइम पे क्या चल रहा था माइंड में? उस टाइम पे माइंड में बस इतना ही चल रहा था भाई बहुत बुरा हो गया, जो भी हो गया। मतलब 2 मिनट में एक अच्छी खासी लाइफ से सारी चीज़ें ऐसे ना पूरा ख़त्म ऐसा हो गया था। आई थिंक ये आपका जो ये है पोर्शन, वो अभी भी आपको ये प्रॉब्लम देता है? हाँ अभी भी प्रॉब्लम देता है। मेरा जो आँख है साइड का, इसका ऑपरेशन अभी बाकी है। अभी भी बाकी हाँ है? अभी भी बाकी। तो ये कितना टाइम आपको रिकवर होने में लगा है इसमें? अभी 1 ईयर हो गया। अच्छा, शायद आपके दोस्तों से मेरी बात हो रही थी, तो शायद जब आपका एक्सीडेंट हुआ था, जब आप हॉस्पिटल में बैठे हुए थे, आप अरिजीत सिंह के सॉन्ग सुन रहे थे? हाँ बिल्कुल। ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे एडमिट किया दोस्त लोग ने। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले बोले कि घर से तो पेरेंट को आना पड़ेगा। तो फिर मेरा दोस्त अमर वगैरह सब आए तो बोले कि पापा को लेने चलते हैं। पापा हॉस्टल में ही थे, मैं क्योंकि मैं खुद छोड़ के आया था पापा को जॉब पे। हॉस्टल में काम करते हैं मेरे पापा, कर्मचारी है। तो पापा बोले कि अच्छा एक्सीडेंट हो गया, तो पापा को भी ऐसा कुछ ऐसा लगा कि नॉर्मल। हाँ, तो पापा आए, बैठे बेड पे आके। पापा को भी लग रहा यार हाथ पैर में कहीं लगी नहीं, तो कहाँ ही लगी होगी। मुंह पे मैं तौलिया वगैरह डाल के बैठा था, टॉवल वगैरह की, यार लगी है तो ठीक है। और मैं दोस्त को बोला भाई अरिजीत सिंह के सॉन्ग चला दे, क्योंकि यार माइंड ना इतना ज़्यादा उसका हो गया था ना ख़राब मेरा, कि कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे। अच्छा, कैसा लग रहा था कि जब वो चीज़ें एकदम से हो रही हैं और शायद फिर एक मोमेंट आ गया होगा जब लगा होगा कि हाँ बहुत बड़ा वाला सीन क्रिएट हो चुका है ये? हाँ बहुत बड़ा वाला सीन तो तब लगा। पहले तो मैं एडमिट हुआ गवर्नमेंट में, फिर मैं अपने गुना का बालाजी हॉस्पिटल वहाँ आया। भाई वहाँ के डॉक्टरों ने मुझे देख के ये बोल दिया इसको कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि मेरा ये नोज़ का हड्डी पूरा टूटा हुआ था। उन्होंने मुझे देख के बोला इसको कुछ हुआ ही नहीं है। मम्मी आई, मम्मी बोली कि यार मेरा जो बच्चा है उसकी पूरी फेस चेंज हो गया, सब टूट गया, और तुम बोल रहे हो कुछ हुआ नहीं। तो उन लोगों ने तो भी एक्सेप्ट नहीं किया इससे कुछ हुआ है। तो अपनी गुना के सब्बीर हसन के पास गया मैं, वो काफ़ी बड़े हैं अपनी गुना में डॉक्टर। तो उन्होंने बोला कि देखो ये तो डैमेज हो गया पूरा। तो अभी भी ये मेरा साइड का पूरा ये सर नाक, अभी तो नाक परफेक्ट है बट साइड का अभी भी डैमेज है, ऐसा है। नहीं, वही चीज़ें मतलब मेन ऑब्वियसली सबका फेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, और अगर डैमेज हो जाए, और वो भी एक ऐसी एज में कि जहाँ से शायद इस एज के बाद में ही असली लाइफ स्टार्ट होती है। हाँ, मेरी जो लाइफ स्टार्ट हो रही थी धीरे धीरे, लेवल 1 लेवल 2 पे आ रहा था मैं, तभी ये सारा कांड हो गया यार। अच्छा, कितना टाइम आपने इन सब चीज़ों में लगाया आपने? मेरा पूरा 1 साल चला गया इसमें। 1 साल? अभी पूछो कैसे गया। मतलब क्या क्या हुआ वो सब चीज़ें, और शायद
मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि जिसके बारे में आपको बहुत चीज़ें क्लियर पता चली होंगी कि हाँ एक्चुअल में हाँ ये ज़िंदगी होती है और ऐसे ये काम करती हैं चीज़ें। भाई राज भाई, मेरी लाइफ इतनी मस्त चल रही थी ना कि जिसका कोई जवाब नहीं, इतनी मस्त चल आई रही थिंक थी। गोल्डन ईयर। हाँ, गोल्डन टाइम चल रहा था मेरा। ईयर तो ठीक है, बट मेरा गोल्डन टाइम ही चल रहा था उस टाइम पे, और वो टाइम कंटिन्यू चलता अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो। एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं सब्बीर हसन सर के पास गया, उन्होंने मुझे देखा तो हाथ खड़े कर दिए, यार हम लोग नहीं कर पाएंगे इसका, ठीक है। फिर मुझे पहले मुझे भोपाल एम्स में रेफ़र किया। भोपाल एम्स अपने इंडिया का टॉप है यार एम्स तो मुझे वहाँ पर रेफ़र किया। वहाँ के डॉक्टरों ने कम से कम 4 से 6 महीने तक अटका के रखा कि अभी डेट दे देते कि कर देंगे करके। तो हम लोग यार उनके भरोसे रहे कि यार हो जाएगा। तो यार गए, मम्मी पापा मैं। अच्छा 6 महीने आप टाइम बता रहे हो, तो इसमें तो आप कई बार आपको मतलब जाना पड़ा होगा वहाँ पे। कई बार जाना पड़ा, इतनी बार जाना पड़ा कि अगर मैं वो लेके आता ना, मेरे अभी भी रखे हैं टिकट्स, इतने टिकट्स हैं मेरे पास। कभी लोकल सफ़र किया, कभी रिजर्वेशन से किया, कभी बस से किया, कभी। अच्छा हर बार फैमिली साथ जाती थी या फिर? फैमिली ने इतने, मम्मी पापा है अकेले तो इतने सक्षम नहीं है कि हर बार मेरा साथ दे पाएँ। तो मैंने बोला कि अभी तुम लोग रहो। 1-2 बार गए मेरे साथ, तो फिर उसके बाद में मैं अकेला गया। जब भी गया वहाँ पे एक सिस्टर मतलब थी। सारे डॉक्टर्स को देख के, मतलब सारी सिचुएशन खुद अपने मुंह से बता के, क्या मतलब क्या सीन रहा होगा यार? बहुत बेकार सीन रहा था। मैं अकेला जाता था जिधर भी गया मैं। तो मेरी दीदी है वहाँ पे भोपाल में, उन्होंने मेरा साथ दिया। और जब वो मेरे साथ रहती थी तो उनके मन में भी सीरियसली यही चलता था, ये तो गया है यार बंदा, इसका कुछ नहीं हो पाएगा। और सीरियसली उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि इसका कुछ नहीं हो पाएगा। तब जब मेरे मम्मी के सामने डॉक्टर ने ऐसे हाथ जोड़ लिए कि कुछ नहीं हो सकता। माता जी इसका कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम इसके केस में हाथ डालना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा है और हम इतने सक्षम नहीं हैं कि आपके केस में हाथ डालें, ऐसा बोला। तो उन्होंने अलग से एक लेटर पैड पे लिख के दिया कि तुम दिल्ली एम्स में जाओ। मैं अकेला दिल्ली गया, किसी को भी परेशान नहीं किया। और गया तो इतना टाइम भी नहीं था कि मैं रिजर्वेशन वगैरह कराता, लोकल डिब्बे से मैं गया था। इतनी बुरी हालत थी उस टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा बेकार। मैं गया, दिल्ली गया, वहाँ पे जाके सुबह पहुँचा दिल्ली। तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से मीटिंग हुई अच्छे तरीके से। तो उन्होंने काफ़ी बार देखा, काफ़ी बार चेकअप किया, तो बोला कि यार नहीं हो पाएगा करके, ऐसे बोला कि नहीं हो पाएगा, ये केस हम लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा टूट गया। अच्छा जब इस टाइप की चीज़ें होती हैं तो सीन क्या होता है कि बार बार बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ें होती हैं और सबका एक थिंकिंग हो जाता है कि हाँ हर एक कोशिश कर ली और अभी भी चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो आई थिंक घर वालों ने और आसपास वालों ने कहीं ना कहीं एक टाइम पे आके गिव अप कर ही दिया होगा। सब ने। तो कैसे फिर मतलब वो मोटिवेशन आया, कहाँ से वो चीज़ आई कि नहीं हाँ अभी भी मुझे ठीक होना है? यार कुछ दोस्तों का सपोर्ट रहा है और कुछ खुद का सपोर्ट रहा है, और मेरी फीमेल फ्रेंड है, उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरी लाइफ में। और यार उस टाइम की कंडीशन ऐसी थी, मैं किसी से नज़रें नहीं मिला पाता था, ऐसा रहता था। पहले ऐसा था कि अगर 10 लोग खड़े हैं और मैं वहाँ से गुजर रहा हूँ तो वो 10 लोग मेरे पास आ जाते थे बिना बुलाए। और उस टाइम पे ऐसा हो गया था, अगर वो 10 लोग खड़े हैं तो मैं निकल के जा रहा हूँ तो वो ये बातें करते थे, अगर ये ना आ जाए यार, क्योंकि उस टाइम पे मेरा फेस इतना ज़्यादा बेकार हो गया था कि मैं खुद ही किसी के सामने, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर गया था, बिल्कुल गिर गया था, मिट्टी में मिल गया था। और ये मतलब जब आपका ऑपरेशन नहीं हुआ था तो कितने टाइम तक ये चीज़ें आपके साथ चली हैं? हाँ सुनो, डॉक्टर ने मना किया, एम्स वाले ने। मैं पहुंचा दिल्ली वाले ने भी हाथ खड़े कर दिया। फिर मैं गया इंदौर में भी बोल दिया, अपोलो में, और 2-3 डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली थी, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि हम लोग नहीं कर पाएंगे इसका। फिर मैं गया झांसी, मेरा दोस्त है। ये सारी जगह अकेले ट्रैवल किया मैंने, सारी जगह। फिर आखिर में पता चला जो बड़े बड़े एक्टर्स की कराते हैं सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, तो उनको बोला कि मुझे सजेशन दिया कि एक सर है, उनसे आप कराओ, उनसे कांटेक्ट करो। अपने पुणे में बीरेंद्र गैसास उनका हॉस्पिटल है, यही नाम से। तो वहाँ पे रेफ़र किया मुझे कि तुम लोग वहाँ जाओ। तो काफ़ी। अच्छा जाने से पहले मतलब क्या सोच रहे थे कि यार
इतने सारे रिजेक्शंस मेरे को मिल चुके हैं, हर जगह मैं गया हूँ और हर जगह मतलब सेम चीज़ बोली कि हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। मम्मी पापा का तो ऐसा था यार, वो लोग हिम्मत हार गए थे। मम्मी पापा के साथ साथ जो जो मेरे क्लोज थे वो सारे हिम्मत हार गए थे आखिरी आखिरी में, क्योंकि अगर 1 महीना भी होता है किसी चीज़ को तो वो बहुत लंबा लगता है। अभी 10 महीने तक मैं एक ही फेस में वही डिसअपॉइंट में कि यार कुछ नहीं हो पाएगा, अभी मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए ऐसा करके। तो उम्मीद नहीं थी किसी को भी, बट मैं जहाँ भी जा रहा था, इतनी भी जगह घूमा, सिर्फ मन में यही था कि भाई हो जाएगा तू। अच्छा, पुणे में क्या हुआ फिर? हाँ, मैं गया जाके पहुंचा, दूसरे दिन ऑपरेशन ही हो गया मेरा। नॉर्मल? हाँ नॉर्मल, 3 घंटे का ऑपरेशन था मेरा, राइनोप्लास्टिक सर्जरी था इसमें। मेरे चेस्ट के नीचे से एक छोटी सी कार्टिलेज लेके नाक में एडजस्ट किया है, और 2 ऑपरेशन साथ में नहीं हो सकते थे, इस वजह से अभी राइनोप्लास्टिक हुआ है। और ये जो आई है उसमें भी प्रॉब्लम है, तो उसका ऑपरेशन अभी। अच्छा, वहाँ पे कितना टाइम आपने स्पेंड करा? वहाँ पे 1 हफ्ते बस। 1 हफ्ते? उसके बाद में फिर सारी आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, तो फिर वापस गुना? हाँ, वापस गुना आया। गुना आके मैंने जिम स्टार्ट किया। 1 महीने रिलैक्स करने के बाद जिम स्टार्ट किया, क्योंकि माइंड में कुछ और भी चल रहा था कि मुझे जॉब करनी है, मेरी उम्र। क्योंकि होता क्या है कि जब इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें साथ में चल रही हों, हाँ। और इतना सब कुछ चीज़ें अपन फेस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो फिर एक फ्रेश स्टार्ट की भी ज़रूरत होती है। जैसे हनी भाई ने किया ना, हनी पाजी ने कमबैक, मतलब कमबैक हो तो फिर ऐसा हो। हाँ, तो यार मैं आया गुना, आके मैंने जिम विम स्टार्ट किया। बल्कि जो मेरा बहुत बुरा टाइम चल रहा था उस टाइम में मैं अपनी लाइन बना रहा था कि मुझे जॉब भी करनी है। मैं सही हूँ या नहीं हूँ वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कैसा रहा टाइम, बट मुझे जॉब करनी थी 18+ के बाद, ऐसा था। मतलब डिपेंड होना था खुद के ऊपर। 18 के बाद। और ऑब्वियसली फैमिली वालों का भी बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ होगा इन सब चीज़ों में। काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ था उनका, और खर्चा तो एक टाइम पे अलग बात है, मन की जो इच्छा रहती है ना, अगर वो मर जाए तो दम। हाँ, मतलब वो एक होप ख़त्म हो चुकी थी। होप ख़त्म हो गई थी सबकी, A to Z। बस 2-3 लोग गिने चुने थे जिनकी होप थी कि आर्यन। अच्छा, पर्सनल आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला, और कहाँ मतलब वो सारा जो अंदर का चीज़ें थी वो कहाँ पे जाके बाहर निकली? जब मैं दिल्ली में था, थोड़ा बैक आते हैं, जब मैं दिल्ली में था तो बंगला साहिब गुरुद्वारा है, काफ़ी मानता हूँ मैं उनको। मैं बहुत रोया सीरियसली वहाँ पे जाके, बहुत रोया। और इससे पहले कभी मतलब गुरुद्वारे या मंदिर? उससे पहले थोड़ी सी ऐसा था कि हाँ सब मानते हैं तो मानते हैं, ठीक है चलेगा, बट उनका चल रहा है मेरा नहीं चल रहा है। तो जब से एक्सीडेंट हुआ तब से तो दिमाग के सारे गेट खुल गए जिधर भी परमात्मा दिखाई देते हैं तो हाथ जुड़ जाते हैं। हाँ, ऐसा है। मतलब वो जो दिल्ली में आप मतलब फर्स्ट टाइम गुरुद्वारे गए, वहाँ मतलब वो आपको आई थिंक वो वाइब ऐसी मिली होंगी कि हाँ यार, एक उम्मीद थी ना मेरे दिल में कि यार बाबा कुछ तो करेंगे। तो मैं बहुत रोया। उसके बाद उसी दिन मैं पहुंचा, आज पहुंचा, और उसी रात को मैं बैठ के वापस आ गया। मतलब बहुत ट्रैवल किया है यार लाइफ में। अभी मैं 18+ ही हूँ, तो बहुत ट्रैवल कर लिया इतनी लाइफ में, और वो भी बिल्कुल हाई फाई वाला नहीं, बिल्कुल लोकल डिब्बे में, पैसेंजर में। अगर आप पैसेंजर में कभी सफ़र करोगे तो मेरी बात ज़रूर याद आएगी कि कैसे मज़े आते हैं नहीं बिल्कुल ऐसा है। और अच्छा, सच आपका ऑपरेशन हो गया, सारी चीज़ें हो गई, तो जो फ्रेश स्टार्ट आपकी बोल रहे थे कि हाँ 18+ के बाद में मुझे खुद से सारी चीज़ें करनी है, तो क्या चीज़ें आपने? तो मैं जब गुना में आया था, जब मैंने ITI का भी कोर्स स्टार्ट कर दिया था, जी 2 ईयर का रहता है। तो मैंने जब 12th पास आउट हो गया था साथ में ही, जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद में भी मैं पेपर देने गया था, उसमें भी मैं पास हो गया था 12th में। उसके साथ ही मेरी ITI कंप्लीट हो गई थी। तो ये था ना जॉब करने का, तो मेरे भाई लोग कुछ थे पुणे में जहाँ मेरा ऑपरेशन होता, वहीं पे MIDC कंपनियाँ हैं। MIDC काफ़ी बड़ी कंपनी है। वहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियाँ हैं, 3,500+ कंपनियाँ हैं जहाँ पे जो बंदा ITI करके जाता है उनको अच्छे से जॉब मिल जाती है ना। तो मैं उनसे कांटेक्ट में था, मैं ठीक हुआ, 1 महीने का गैप लिया मैंने, होम रेस्ट लिया, घर पे ही था। फिर जिम स्टार्ट किया, फिर जिम के बाद में मैंने उनको कांटेक्ट में रखा कि यार भाई आ रहा हूँ करके, पट्टी वट्टी सब निकाल के, क्योंकि यहाँ पर 2 महीने तक प्लास्टर था, छोटा सा प्लास्टर था, वो 2 महीने तक मुझे। हाँ, मतलब वो चीज़ें फिक्स करने के लिए, ताकि वो वापस से हिले नहीं। तो और डॉक्टर ने वार्निंग भी दी थी, अगर अब कुछ हो गया
थोड़ा सा भी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हारी लाइफ में। तो मैं गया, मैंने 4 महीने जॉब भी की MIDC में। मैं सनरूफ बनाता था कंपनी में। सनरूफ हाँ। जो कार के ऊपर, वो मैं ही बनाता था और मैं परफेक्ट हो गया था उस काम में। आई थिंक मतलब सेट हो गया होगा, लगा होगा कि हाँ ये एक परफेक्ट जॉब मुझे मिल चुकी है। हाँ। स्टार्टिंग सैलरी क्या थी आपके? मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी 17,100 रुपये। और फिर ये टाइम के साथ बढ़ी भी होगी? ये टाइम के साथ बढ़ती है, बट इतना टाइम मैं रुका नहीं। और ओवर टाइम का मिलता था वहाँ पे। अगर तुमने डबल किया, 16 घंटे काम किया, तो वो 1288 रुपये मिलते थे। क्या बात है। मतलब 4 मंथ आपने करा, तो फिर एकदम ऐसा क्या हुआ कि 4 मंथ के बाद आपको छोड़ना पड़ा? वो ऐसा हो गया था कि देखो, मेरा जिधर बॉन्ड बन जाता है ना, उधर बहुत अच्छा चलता है। और जिधर जलने वाले होते हैं ना, वो फिर आ ही जाते हैं किधर ना किधर से। तो जो कैंटीन था कंपनी का, मुझे लगा कि मेरा फ्रेंड होगा वहाँ पे, बट वो वहाँ था नहीं। और मैं टाइम से 1 मिनट पहले चला गया था। तो उस बंदे ने ना डायरेक्ट HR से शिकायत कर दी थी। तो मेरा बहस हुआ उससे। तो कैमरे में बस दिख रहा था मैं, मतलब वो शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे, एक्चुअल में वो लैंग्वेज उसकी थी क्या वो? तो वो ईगो हट कर गया था कि भाई तू यार बंदा कैसे बात कर रहा है मेरे से। तो वो सब हुआ। तो उसके दूसरे दिन मैं गया कंपनी, तो डायरेक्ट HR का कॉल आया कि आर्यन आ जाओ। मैं गया, बकायदा उनने बोला कि यार तुमने मिसबिहेव किया है। मैंने कहा क्या मिसबिहेव किया है यार, तुम्हारे कैमरों में आवाज़ थोड़ी आती है, सुनो अगर मैंने किया है तो उसमें ना थोड़ा मैं दिख रहा था कि कप वगैरह जो लिया था मैंने चाय का, वो फेंकते दिख रहा था मैं, और थोड़ा हावी हो रहा था उस पर टाइप। तो HR ने बोला कि यार नहीं चल पाएगा ऐसा। तो मैंने भी डायरेक्टली कह दिया, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह दिया कि मुझे भी नहीं रहना। तो मैं उस दिन आ गया निकल के, छोड़ दी जॉब। मतलब ये भी नहीं सोचा कि अब आगे क्या करना है? हाँ, कुछ भी नहीं सोचा, बस मैं निकल गया। कहाँ? पहले रूम पे आया, रूम से आके डायरेक्ट पंजाब को निकल गया। मतलब एकदम सडन कुछ? एकदम। कोई ऐसा पहले से प्लानिंग नहीं? प्लानिंग करना ही क्या था, मैं तो जॉब कर रहा था ना। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, वो आपका टाइम एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि नहीं, हाँ निकल जाना चाहिए? मेरे पास 2 ऑप्शन थे उस टाइम पे। 2 ऑप्शन ये थे कि 3,500 कंपनियाँ हैं, कहीं भी सेट हो जा। एक ऑप्शन ये था कि खुद के दम पे कुछ कर ले भाई। दूसरा वाला ऑप्शन ले लिया अपन ने, और डायरेक्ट उस रात तो मैं सो गया जैसे तैसे। सुबह 6 बजे उठ के भाग गया पुणे से। कहाँ के लिए? डायरेक्ट पंजाब। अभी मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं कि मैं आऊँगा तो वो लोग एरोप्लेन खड़ी करके रखेंगे कि भाई आ जाओ। तो पैसेंजर से गया था मैं, मेरा 38 घंटे का सफ़र रहा था। अच्छा, जैसा आप बता रहे हो, तो जर्नी कैसी रही वो, मतलब जनरल डिब्बे वाली? शब्दों में बयान नहीं हो सकती। जो ऑडियंस देख रही है और आप सुन रहे हो, कभी एहसास करने का मौका मिले तो मिस मत करना। नहीं, वो एक मज़ा, जैसे मैं भी जॉब करता हूँ, तो कई बार कुछ ऐसे मोमेंट आ जाते हैं कि मन करता है कि सब कुछ छोड़ के कहीं ऐसी जगह निकल जाओ जहाँ आसपास कोई भी ना हो, बस पहाड़ हो और हरियाली हो, नदियाँ हो, वो जो पहाड़ के पीछे वाला घर होता है, वो पानी कहाँ से आता है, वो सब चीज़ें देखनी है। तो यार मेरा सीन तो ये था, मैं निकल गया था बस बिना कुछ सोचे समझे। और मैं साथ में जो मेरे रूममेट थे, उनका सेट चल रहा था सब। वो जॉब से आए, आके बोले क्यों आ रहे हैं, तू जॉब पे नहीं गया? मैंने कहा निकाल दिया गुरु। निकाल दिया भैया मुझे। मैंने कहा क्यों निकाल दिया? मैंने कहा यार थोड़ा ओवर जा रहा था तो मैंने छोड़ दिया करके बोला मैं। तो अच्छा, मतलब डायरेक्ट पुणे से ही सोचा था कि पंजाब ही जाना है, तो डायरेक्ट पंजाब की ट्रेन पकड़ी? और रात को 12 बजे तक प्लान बना था मेरा, जाना भी है कि नहीं जाना है, बस सोच के बैठा है। तो सोचा कि यार अगर यहाँ रुक गया, एक राज भाई लाइफ में ऐसा भी रहता है कि किसी चीज़ को पाना है तो उसके पीछे लग जाओ, नहीं तो उसे छोड़ दो। हाँ, है ना, 2 चीज़ है। ये चीज़ मैंने अपने कोचिंग से सीखा था जब मैं इंग्लिश पढ़ता था, इंग्लिश स्पोकन चामलेकर सर के पास। तो वो यही बोलते थे, या तो इंग्लिश को सीख लो या तो छोड़ दो कोचिंग। सिंपल सा फंडा है, या तो छोड़ दो या तो उसमें कायम कर दो, सीख जाओ उस चीज़ को। तो मेरा ये था कि या तो रुक जा, जॉब कर ले मजदूरी, या फिर निकल जाओ तो फिर कुछ ऐसा कर दो कि किसी ने सोचा ही ना हो। तो मैं गया, बहुत रिलैक्स हुआ। मैं इतना थका था, इतना ज़्यादा, 38 घंटे मैंने कैसे सफ़र किया वो मैं जानता हूँ, वो भी दिल्ली तक विदाउट टिकट। यस, दिल्ली तक। हाँ, कहाँ से? पुणे से डायरेक्ट दिल्ली तक। अच्छा, डर नहीं लगा कि बाई चांस अगर टीटी ने पकड़ लिया? डर ये था ना कि कुछ था ही नहीं डर।
हाँ मतलब कुछ खोने के लिए कुछ था ही नहीं कि मतलब तो राज भाई मैं तो सेट करके ये गया था, अगर पुलिस भी मिल गई ना, टीटी वगैरह ने पकड़ा तो मैं बोलूँगा 4 दिन का तुम खिला दोगे चलेगा। ये सोच लिया था मैंने। बट सेल्फ डिपेंडेंट जो बंदा मतलब वो एक रहता जो है ना, डर होता है वो खत्म हो चुका था कि यार अब इतनी सब चीजें लाइफ में हो चुकी हैं कि अब इससे बुरा अगर होगा भी तो क्या होगा। हाँ मैंने सोच लिया था कि अभी तो आर या पार करना है तो बहुत तगड़ा करना है, नहीं तो वापस MIDC में तो आना ही है, ऐसा सोच लिया था। तो लाइफ में अच्छा वो ट्रिप कहाँ जाके एंड होती है वो ट्रिप मेरी एंड अपना अमृतसर पंजाब गया। पहले तो मैं बाबा जी को माथा टेका, बैठा, रोया उनके सामने कि यार क्या क्या कर रहे हो यार लाइफ का। पहले एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को, मेरी लाइफ नहीं, मैं सोचता हूँ कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ तो वही मेरी लाइफ संभाल रहे हैं। जो भी होता है मेरी लाइफ में मैं उनसे शेयर करता हूँ। अगर यहाँ पे भी कुछ चल रहा है, यहाँ भी कुछ हुआ तो मैं उनसे शेयर करूँगा कि बाबा जी सही बोला कि नहीं, ऐसा करके। तो उनसे ना बिल्कुल कनेक्शन है अपना। तो मैं उनको बोला कि यार अब तो कुछ ठीक कर दो, 4 महीने जॉब करवा के, बस इतना ही था गोल्डन टाइम मेरा, दोबारा कमबैक गोल्डन टाइम गोल्डन टेम्पल में। हाँ इतना सही कमबैक कराया बस, कि फिर मैं थोड़ा माइंड थोड़ा ठीक हो गया कि अच्छा चलते हैं। 2-3 दिन रुका मैं गुरुद्वारे में, वहीं पे लंगर वंगर चका बढ़िया। हाँ मैं आया वापस दिल्ली में जो प्रॉमिस किया था मैंने उनसे, बंगला साहिब दिल्ली में एक्सीडेंट के टाइम पे रोया था उनके पास जाके, उनके पास गया, बहुत टाइम बैठा, दूर जाके बोला यार बाबा जी ठीक कर दिया आपने, और आप ही मेरी लाइफ को आगे सक्सेस बनाओगे करके बोला उनको। मतलब वो एक दिल के पास वाला जो कनेक्शन होता है वो। हाँ मेरी जो दिल की भावना है, या तो मेरी क्लोज़ फ्रेंडों से शेयर करता हूँ मैं, या तो परमात्मा से शेयर करता हूँ, बाकी किसी से नहीं होती, यही है। तो उनको बातें शेयर करके अच्छा से रुका, लंगर वंगर चका और लौट गए गुना के लिए। हाँ गुना आया बट अच्छा जब गुना आए थे तो घर वालों ने कुछ ऐसा नहीं बोला कि एक सेट जॉब छोड़ के वापस फिर गुना? घर वालों को ये सीन पता नहीं था यार, अभी Okay. पॉडकास्ट के बाद पता चलेगा। क्या बात है, मतलब ये चीज़ उन्हें पता ही नहीं थी अभी तक। हाँ कि ये फाइट वाइट करके आया ऐसा करके, उन्हें पता नहीं है, ये अब पता चल जाएगा उनको। तो यही था कि वो तो सोच रहे थे बढ़िया जॉब कर रहा है तो दोबारा चला जाएगा, तो 4-5। हाँ और फिर ये भी था ना कि इतनी बड़ी कंपनी अगर जाऊंगा तो किसी ना किसी दूसरी कंपनी में ऑब्वियसली जॉब लगी ही जानी है। अगर वहाँ पे मैं 1 साल भी रुकता तो बहुत अच्छी सैलरी होती यार ऐसा। तो मम्मी पापा का तो यही रहा है कि भाई तू कर ले अपनी लाइफ में, सब तेरे ऊपर ही है। मतलब वो एक सीन बन गया था कि हाँ मम्मी पापा से मिल के वापस आना तो फिर पुणे ही है। तो उस टाइम पे ना काफ़ी सैड था मैं यार, परमात्मा से मीटिंग करके आया था मैं, पर वापस आके ना घर पे फिर से वही सीन बन गया था कि भाई अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो मैं तो और फिर एक वो सीन भी है कि घर से पैसे भी नहीं लेना है। हाँ ये भी है कि ये मेरा अभी 18 साल के बाद रहा है, जब से मैं 18 का हुआ हूँ, अभी हुआ हूँ वैसे भी ये रहा है कि मैं ऐसे नहीं कहता कि यार मम्मी पैसे दे दो, सेल्फ रहा है अभी तक। तो मैं वापस जा रहा था, पुणे के लिए निकल रहा था, भैया से बात हो गई थी कि मैं आ रहा हूँ भैया वापस, अपन जॉब करेंगे। बैठा ट्रेन में, पापा छोड़ने आए। उस दिन ये मिस्टेक बोलेंगे या फिर एक कोइंसिडेंस या हाँ, या फिर वो सच में वो गोल्डन टेम्पल में वो बात सुन ली या परमात्मा ने ऐसे बंदे को मेरे पास भेजा। मैंने ज़्यादा टाइम ऐसे, उस टाइम मैं कॉल करने वाला नहीं था, सीरियसली नहीं करने वाला था, क्योंकि माइंड इतना ख़राब था कि मैं तो डायरेक्ट पुणे पहुंच जाता। मैंने बोला मतलब टिकट विकेट सारी चीज़ें हो चुकी थी और स्टेशन जाके सीधा ट्रेन में बैठ के जाना था, सेट था कि इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं कुछ नहीं हो सकता। मैंने कॉल किया, भाई छोड़ने आ रहा है क्या? किसको? मुझे स्टेशन तक ड्रॉप करेगा क्या? मतलब किसको कॉल करा था? अमन को कॉल किया था। अच्छा दोस्त को? अमन जवार जो कि खास बंदा है अपना, तो उसको कॉल किया, वो आया। तो यार खास मित्र का ये रहता है कि वो समझ जाता है कि ये बंदा, हाँ मतलब वहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ चीज़ें होती हैं जो वो खुद देख के ही समझ जाते हैं कि हाँ ये। तो पापा के सामने तो उसने कुछ नहीं बोला, जैसे ही पापा थोड़े इधर उधर, उसने बोला भाई माइंड में क्या चल रहा है तेरे? मैंने कहा यार माइंड तो बहुत ख़राब है मेरा, मैं तो जा रहा हूँ जॉब करूँगा वापस, अब मेरा इधर पे दाल नहीं गलेगी मेरी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मम्मी पापा से कुछ भी पैसे लेना पड़े मुझे, या पैसे का मेन रोल रहा है। तो जॉब ही करना है मुझे, तो मैं जाऊँगा अच्छे से कमाऊँगा, ओवर टाइम करके 25-30 आराम से कमा लूँगा अपने। ना एक सेट लाइफ है। हाँ 18 साल के बंदे के लिए और क्या चाहिए। और फिर आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो उस टाइम पे
एक मतलब वहाँ क्या है, एक सेफ जोन है, यहाँ से मैं चीज़ें कर लूँगा। यार दो ही बंदे होते हैं, या तो एक आर्मी वाला बंदा रहता है जो 18 के बाद कमाने लग जाता है, या तो हम जैसे रहते हैं जो खुद से बनते हैं कि यार 18 के बाद करना है। बाकी जिसको नहीं करना रहता वो तो लाइफ टाइम मम्मी पापा पे ऐस करता है ना। तो यही था, मैं तो निकल गया था घर से बैग खाना वाना पैक करा के कि मैं तो चला, मम्मी के पैर वैर छू के मैं जा रहा हूँ। स्टेशन पे पहुँचा, ट्रेन में बैठा, पापा विदा करके चले गए ठीक है बाय। अमन रुका वहाँ पे, देखता रहा मुझे। मेरा मन नहीं था जाने का, पर मैं अंदर से बहुत टूट गया था क्योंकि कंडीशन ऐसी हुई कई कि मैं टूट गया था। इसने बस एक बार बोला आजा तू तो आजा, मैंने कहा चल आ गया। अच्छा, टिकट विकेट हो गया था? टिकट जेब में रखा है अभी। मैं आया, अमन बोला कि नहीं जाना अब तेरे को, अब मत जा, अब तू सोशल मीडिया पे ट्राई कर। तो भाई टिकट को फाड़ा, फेंका और निकल गया वहीं घूमने अपनी गुनाह में। टेकरी साइड घूमा। और अच्छा, घर वालों को ही लग रहा है कि वो ट्रेन में बैठ के जा चुका है। निकल गया, ये बात भी अभी पता चल जाएगी उनको। तो मैं गया और खाना वाना तो खाया नहीं था, मम्मी ने पैक करके रखा था, तो अमन भाई के साथ खाना खाया वहीं पे, मम्मी का पैक किया हुआ। बैठे हम लोग, फिर उसके बाद 1-2 घंटे बाद वापस आ गया, कह दिया मम्मी से ट्रेन छूट गई, देखेंगे बाद में। तब से रुका हूँ। तब यार से ऐसा एक दोस्त मतलब होना चाहिए यार भाई, मतलब तब से गुनाह में डटा हूँ। और जैसा भाई ने बोला था अमन ने कि सोशल मीडिया पे ट्राई कर, तो सोशल मीडिया पे ट्राई काफ़ी अच्छा ट्राई चल रहा है। वो ट्राई ऐसा किया कि अभी लाइन बोली थी ना मैंने, मम्मी ने बोला कुछ बन जा, आवारा बन गया। तो अपनी इंस्टाग्राम पर काफ़ी रील्स ऐसी हैं जो मिलियन से नीचे नहीं है, मतलब सोशल मीडिया से रिलेटेड ही काम करना है अभी सोशल मीडिया। अच्छा, एक चीज़ बताओ मेरे लिए, आप वो 2 मिनट के बारे में अगर किसी को कुछ कहना, अगर आप बताना चाहोगे, तो क्या वो शब्द होंगे आपके जो 2 मिनट ने आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दी? एक्सीडेंट ना, बिल्कुल, क्योंकि उससे पहले आपका एक ऐसा सीन था, आई थिंक अगर वो चीज़ नहीं होती तो अभी बहुत कुछ हो गया होता। मेरा एम तो था यार कि मैं मॉडलिंग करता, मॉडल बनता, एक्टर्स की लाइन में ट्राई करता। बट जो मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, इसने मेरी लाइफ बहुत चेंज करी है। कि लोगों ने बहुत रंग दिखाए, इतने रंग दिखाए कि रंग ना अभी तक आंखों में छप रहा है। अच्छा, वो एक ऐसा सीन होता है, दोस्त भी बताए 2 तरह के होते हैं। एक जो भीड़ के साथ में आपके साथ रहेंगे, होता है ना, जो मतलब एक फेक दुनिया होती है मेरे हिसाब से, तो वहाँ वो बहुत अच्छे से आपके साथ घुलेंगे मिलेंगे, सारी चीज़ें रहेंगी। और एक सच में वो बिल्कुल दिल से कनेक्ट वो दोस्त होते हैं, जिनको पता है भले ही वो अपने अच्छे टाइम में अपने साथ हो या ना हो, पर जब बुरा टाइम होता है तो बस सामने वही नज़र आते हैं। जिनसे उम्मीद नहीं थी ना, ऐसे लोगों ने साथ छोड़ा है राज भाई, जिनसे मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरा साथ छोड़ोगे। हाँ सीरियसली तुमको बोल रहा हूँ मैं, मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे कि तुम लोग मेरा साथ छोड़ोगे। तो ऐसे बंदों ने, ऐसी लड़कियों ने, ऐसे लड़कों ने मेरा साथ छोड़ा है, जिन्हें मैं अपना दोस्त बोलता था, जिनके साथ रोज़ नए कैफ़ेज़ की स्टोरियाँ शेयर हो रही हैं, जिगरी लिख के, जान लिख के, भाई लिख के, वो लोग मुझे देखने तक नहीं आए। ऐसी कंडीशन में जिस टाइम पे मैं बेड पे पड़ा था, जिस टाइम पे सच में ज़रूरत थी उन लोगों की, मुझे इतनी ज़रूरत थी कि शायद वो एक टाइम ही बता सकता है और वो कंडीशन ही बता सकती है। और जिन लोगों ने साथ दिया उनका तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, मेरे भाइयों का। और ऐसा है कि मम्मी पापा को भी बोल दिया था दोस्तों ने कि तुम तो जाओ घर पे जाके सो, हम इसके साथ हॉस्पिटल में सोएंगे, तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो कुछ दोस्त ऐसे भी रहे जिनने लास्ट तक साथ दिया, अभी भी दे रहा है, और कुछ ऐसे रहे जिनको शायद अपन मानते थे कि हाँ ये अपना है, पर वो अपना नहीं था, वो शायद किसी और का ही था। वो अभी क्या सीन था क्या नहीं मेरे को नहीं पता, बट मेरा साथ नहीं दिया, बात ख़त्म। ऐसा है, क्लियर है, क्योंकि साथ दिया ही नहीं यार उस बंदे का, क्या बोलेंगे बताओ। अभी अच्छा, अब वो लोग मिलते हैं तो अभी मैं उनको नहीं मिलता ना ये भी सही है। हाँ, मेरा अभी जो मैंने न्यू फ़ोन लिया है उसमें मेरे लिमिटेड बंदों के नंबर सेट है, और जो बंदे का अननोन आता है मैं बोलता हूँ कौन, उनके नंबर तो सेव, मेरा नंबर तो सेव करके रखे हैं ऑलरेडी कि भाई यार। अब वो शायद जो एक टाइम पे कांटेक्ट लिस्ट में ऊपर हुआ करते थे, आज वो अननोन की लिस्ट में आ चुके हैं। अननोन की लिस्ट में आ गए हैं, बोलते हैं भाई क्या मिलना है अपन को, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैं और शायद अब मेरे हिसाब से ये चीज़ें अब एक लाइफ का एक वो शायद दूसरा ही जन्म हो चुका है, तो ये चीज़ों से अब काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं।
मेरे पापा ने जब बोल दिया था, जब मेरा ऑपरेशन हुआ था और वो सक्सेसफुली हो गया था कि भाई दूसरा जन्म हुआ जन्म हुआ है इसका, क्योंकि जहाँ मतलब उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। क्योंकि राज भाई अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता 19-20, अगर माइंड पे जाके कुछ भी हिट करता मुझे, तो शायद मैं आप लोगों के बीच नहीं बैठा होता। और आज भी कंडीशन ऐसी है कि अभी भी काफ़ी ट्रीटमेंट की मुझे ज़रूरत है। अभी मेरे आइज़ का ऑपरेशन बाकी है और कुछ है काफ़ी चीज़ें जो बाकी हैं अभी। अच्छा, इतना सब में कितना कॉस्ट आपका लग गया होगा, कितना खर्चा? अगर देखा जाए ऑपरेशन में और ट्रैवल में काफ़ी 3-3.5 लाख रुपए। मतलब वो 2 मिनट इतने ज़्यादा महंगे। 1 साल पूरा आपका लेके गए वो, और साथ में पूरा मतलब सिस्टम ही चेंज कर दिया कहीं ना कहीं। आपके साथ में आपकी पूरी फैमिली ने सफ़र करी हैं वो सारी चीज़ें। यार सच में मतलब कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं जिसके बारे में अपन ने शायद कभी सोचा भी नहीं हो सकता, और वो 2 मिनट में ऐसा इम्पैक्ट डाल के जाती हैं कि पूरी की पूरी हंसती खेलती ज़िंदगी को भी वो चेंज कर देते हैं। लाइफ कभी सेट नहीं होती राज भाई, अपने अकॉर्डिंग कभी लाइफ नहीं चलती। वो निराकार परमात्मा है, वो सबकी लाइफ सेट करके देता है ऊपर से। जिसकी नहीं होनी होती सेट, उसका कहीं ना कहीं बेड़ा करके। हाँ मतलब जो लोग कहते हैं कि यार मेरा सेट है, हाँ, वो कोई सेट वेट नहीं होता, बस एक कॉन्फिडेंस हो सकता है अपने अंदर, जो कि मेरे बुरे टाइम में मेरे साथ मेरा कॉन्फिडेंस था, मेरी खुद की हिम्मत थी कि मैं अभी बैठा हूँ, कभी हिम्मत नहीं आ रही। अभी मैं कह देता कि मैं नहीं जा रहा दिल्ली। हाँ, और फिर मेरे हिसाब से हार मानने के आपके पास तो बहुत सारे रीज़न होंगे। बहुत सारे, क्योंकि जो बंदा मिल रहा था वो डिमोटिवेट कर रहा था मुझे। इस सब बीच में मोटिवेशन मिला कहाँ से? मतलब यार वो पावर कहाँ से आई? मतलब इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, वो रियल मतलब क्लियर कहाँ से था कि हाँ यार करना है? वो उम्मीद। मेरी क्लोज, मेरे दिल के करीब एक फीमेल फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, क्लोज है बहुत। उसने मुझे बहुत हिम्मत दी है यार राज भाई, बहुत ज़्यादा हिम्मत दी है। अगर उस टाइम पे वो मेरे पास नहीं होती तो शायद मैं भी बॉडी में, आई थिंक वो होप उसके चक्कर में आपने दिन में कुछ ऐसे मोमेंट्स आए होंगे जहाँ आपने भी गिव अप करने की सोचा होगा। मैं यार रोत आता है यार राज भाई। अभी जो लोग पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो कई लोगों को तो ऐसा लग रहा होगा पता नहीं कौन सी कहानी शेयर कर रहा है ये, बट कंडीशन जब लड़कों की ख़राब होती है ना, जब वो रोते हैं ना, उन्हें रोता कोई देख नहीं पाता। जैसे बोलते हैं ना, घोड़े को कोई सोता नहीं देख पाता, वैसे बंदे को कोई रोता नहीं देख पाता। तो मैं बहुत रोता था उसके सामने। वो बस यही बोलती थी कि आरू तुम ठीक हो जाओ, निकनेम आरू है मेरा, ठीक हो जाओगे, बस वो इतना बोलती थी। और मेरे अंदर निराकार परमात्मा ने इतना कॉन्फिडेंस दिया कि इतना सब फेस कर पाया मैं। बिल्कुल। अभी आगे का क्या प्लान है? अभी आगे का प्लान है कि शेयर करूँ क्या? बिल्कुल, अगर लगता है। अभी सोशल मीडिया पे बहुत तगड़ा नाम बनाना है बस। मतलब अब बड़ा ही करना है, अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अभी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और जॉब वॉब तो करना नहीं है सीरियसली। क्योंकि जॉब में यार सीरियसली अगर बात बताऊँ ना, तो बंदे के अंदर जो गट्स होते हैं, बंदर का जो हुनर होता है बंदे का, वो मिस कर जाता है वो जॉब के चक्कर में। अगर आप में कोई अच्छा, अभी आप जो आपकी जो रील्स वायरल हो रही हैं और बाइक से आपका एक्सीडेंट हुआ, बाइक को ही आप वापस लेकर आ रहे हो, वो डर था या ख़त्म हो गया? बाइक तो यार जान है, तो उसने तो बहुत कॉन्फिडेंस दिया। जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो ये मेरा बेड है और सामने मेरी बुलेट रखी होती थी, तो सेफ्टी अब मैं कैरी करता हूँ, हेलमेट वगैरह सब यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए लाइफ में कुछ दोबारा रट्टा। तो जो भी मतलब भाई की वीडियोस देखते हो, आपको ऐसा लगता है फेस भाई का नहीं दिखता है, बट वो फ्रेम के पीछे पूरा सारी चीज़ों का सेटअप रहता है। क्योंकि एक बार कोई हो जाती है ना गलती, उसका लाइफ टाइम तक भरपाई नहीं हो पाती है। तो पहले से ही इतना सेफ्टी से रहो कि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक्सीडेंट कभी किसी के बस में नहीं होता भाई, होना होता है। और एकदम से ऐसी चीज़ होती हैं कि जो आपने कभी सोची नहीं होंगी, वो चीज़ें भी हो जाते हैं। तो ये तो आप लोगों की बदौलत तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि तब मैं सोशल मीडिया पे था ही नहीं। आज जितना फेम मिल रहा है, अगर उस टाइम पे ये सारी ऑडियंस मेरे पास अच्छा, तो इतनी जुड़ी नहीं पाती। आई थिंक ये वाला जो पार्ट है, ये बहुत कम लोगों को पता रहेगा। काफ़ी कम लोगों को ये चीज़ पता होगी। अब जब आगे ये स्टोरी लोगों को पता चलेगी, तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सोचेंगे यार कि सच में ये चीज़ है, ये बंदा मतलब फेस करके आया हुआ है ये। अच्छा ठीक है, इतने के बाद में मैं आपको प्रूफ देता हूँ, ठीक है?
प्रूफ देता हूँ, वीडियो के माध्यम पता चलेगा नहीं चलेगा, बट मैं आपको प्रूफ देता हूँ। अपना एक उंगली दिखाओ, ये उंगली यहाँ पे टच करो, अंदर दिख रहा है? बिल्कुल। ये मेरा साइड का ही है, फ्रैक्चर है अभी भी, इसको सही नहीं किया जा सकता, इस वजह से इसका लेके ही नहीं आए बीच में, क्योंकि ये आउट ऑफ इंडिया में सही हो पाएगा, तो इतना मतलब मेरे पास बाहर ही cost जाना नहीं है कि पड़ेगा मैं आपके इतना लिए। लगा पाऊँ। तो अभी भी ये डैमेज है। और जो मेरे आँख के नीचे जो हड्डियाँ होती है, इस साइड है, इस साइड हड्डी भी नहीं है वो मेरी, क्योंकि जब ये हड्डी टूटकर साइड में गई थी तो उसने आँख को इतना डैमेज किया था कि जो नीचे हड्डियाँ होती है वो अभी भी नहीं है। अगर आप फील करना चाहो तो एक बार और अपनी उंगली दिखाओ, है ना, इधर हड्डी है, ये है, थोड़ा स्लोली नहीं यहाँ पे नहीं है अभी जिसको भी डाउट लग रहा हो प्रूफ चाहिए यार। नहीं सीरियसली भाई, मिल ऐसे सकते हो टच मुझे। मत करना, क्योंकि गलती से अगर कुछ हो जाए, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से देख रहा हूँ आप कंटिन्यू रुमाल से साफ कर रहे हो, आपके अभी भी मतलब वो चीज़ अभी भी ऑपरेशन बाकी है इसका, कि अभी जो मेरा नाक का राइनोप्लास्टी हुआ उसमें ब्रेक दिया है अपन लोगों ने इसका होने के लिए, क्योंकि 2 ऑपरेशन साथ में नहीं हो सकते। डॉक्टर्स ने बोला कि इसको काफ़ी थोड़े लंबे समय के बाद आप करा सकते हो, 1 साल का गैप। तो अभी 1 साल नहीं हुआ है, अभी टाइम बाकी है, टाइम बाकी है, अभी लाइफ बाकी है और बहुत कुछ करना भी बाकी है। अभी मुझे 1 साल नहीं हुआ है ऑपरेशन को किए हुए, अभी भी मैं बहुत जल्दी मिल गया आपको, अभी भी प्रॉपर ठीक नहीं है। अभी जो नॉर्मल सबकी नोज़ है टाइट होगी, फ्लेक्सिबल कर सकते हो, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता, बहुत मतलब अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं रिकवर होने में। बट मैं किसी को शेयर नहीं करता कि भाई मेरी कोई कमी है। अगर पॉडकास्ट के बाद भी कोई बंदा मिलेगा तो वो यही ऑब्जेक्शन उठा सकता है कि इसको क्या हुआ है क्योंकि परमात्मा ने इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि किसी के सामने ऐसा फील ही नहीं होने देता कि मेरे अंदर भी दुख है। अच्छा आर्यन भाई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और आपके आने वाला जो फ्यूचर है उसके लिए बिल्कुल मैं दिल से दुआ दूंगा आपके लिए, कि जो आप चाहते हो, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपकी चीज़ें आप करना चाहते हो, बिल्कुल आपको उसमें 100% सारी चीज़ें मिलें। और दिल से यार, मतलब इतना सब कुछ चीज़ें झेलने के बाद भी आप आज यहाँ पे, तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। और अब भाई राज भाई बहुत तगड़े आदमी हैं सारी पोल खोल देते हैं, खुलवा लेते हैं, सॉरी खोलते नहीं है, ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि बंदे को ना चाहते हुए भी सारी बात शेयर करना पड़ता है, वो इतना भावनाओं में। अच्छा मैं एक रियल चीज़ बताता हूँ। मेरे पास सबसे पहले आर्यन का मैसेज आया तो मैंने सबसे पहले प्रोफाइल चेक करा, लिटरली मैंने प्रोफाइल चेक करा, और मैं सोच रहा हूँ कि यार क्या मैं चीज़ें बता सकता हूँ लोगों को, क्योंकि सारी स्टोरीज़ में सिर्फ बाइक थी। अब मुझे लगा, मैंने कहा यार ऐसे डायरेक्ट मना करूंगा मज़ा नहीं आएगा, तो मैंने आर्यन भाई को बोला आप एक काम करो, मिलते हैं, अपन मिल के बात करते हैं। तो मेरा बस ये था कि 10-15 मिनट बातचीत करके ख़त्म करेंगे, मतलब ऐसा करेंगे कि आगे चल के कभी बात करेंगे। और फिर आर्यन भाई मिलने आए, और मिलने के बाद में जो 1-1.5 घंटे की हमारी बातचीत हुई है, उसके बाद से सीधा फिर डेट डिसाइड हुई है कि शूट कब करना है। क्योंकि यार लाइफ जो दिखती है ना बंदे की, एक्चुअली वो होती नहीं है, उसने जो जो फेस किया होता है ना उसमें है लॉजिक। तो ऑब्वियसली मतलब अभी तक का जो सफ़र रहा है यार, वो सब मैं जब सुना था ना तो मुझे ऐसा लगा था यार ये चीज़ ना सब लोगों तक जानी चाहिए। आप लोगों के लिए सिर्फ इतना ही मैसेज है मेरा कि कभी कॉन्फिडेंस मत खोना भाई। अगर खुद से कॉन्फिडेंस खो देते हैं ना अपन, तो ये दुनिया है ना, ये बस कुचलने को बैठी है। अगर अपन बैठे हैं ना कि भाई कुछ करना है, तो बंदे बस दबाने को बैठे हैं। कुछ ही गिने चुने लोग होंगे जो आपके साथ देंगे, और बाकी सब तो यही चाहते हैं कि आप देखो ही ना इस दुनिया में। और बहुत कम ऐसे अमन भाई जैसे दोस्त मिलेंगे आपके। हाँ, मेरा एक और दोस्त है। दोस्तों की तो 4-5 की लिस्ट है, बट मेरे जितने भी भाई हैं, एक अमन ही मेरा भाई खास नहीं है, मेरे 2-3 भाई और ख़ास हैं अमन जैसे, जो कि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। अभी ये मत बोलना कि नाम नहीं लिया, है ना नहीं, वो 4-5 के अंदर आप लोग आ चुके हो बिल्कुल, बट वो 4-5 दोस्त, मतलब ज़रूरी नहीं है आपके पास एक 50-60 लोगों की भीड़ हो। अगर आपके पास 5 लोग हैं और जो दिल से आपको मानते हैं यार, वो 5 भी 50 के बराबर है। मेरा जब एक्सीडेंट हो गया था तो मेरा इतना खास भाई है, उसने मुझे हाथों से नहलाया है और खाना खिलाया है। आप कंडीशन समझ सकते हो। मेरी इतनी हालत नहीं थी कि मैं रोटी तोड़कर अपने मुंह तक पहुंचाऊं। मम्मी मुझे दाल बना के लेके आती थी, भाई बैठता था, रोटी गलाता था उसमें और खुद के हाथ से खिलाता था।
और रोटी गलाते क्यों थे, क्योंकि मेरी कंडीशन ये थी चबा पाऊँगा, चबा नहीं, आई थिंक अब ऐसा लगता है कि जो आपका सबसे डिफ़िकल्ट टाइम था, आई थिंक आपका वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। हाँ, ये कह सकते हैं, क्योंकि मैंने हार तो कभी मानी नहीं यार आज। और इससे मतलब एक थॉट आ जाता है ना कि यार जब इतना सब कुछ हो चुका है तो अब इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। जो मेरे साथ हुआ है ना, इससे ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता। अगर मेरी जगह कोई फीमेल होती, लड़की होती, 99% वो सुसाइड कर लेती, क्योंकि काफ़ी बार मेरे मन में आया कि यार लाइफ एंड कर दो, क्योंकि जो मेन था, पढ़ाई में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ बचपन से, पर जो एम था वो भी मेरा बिल्कुल मिट्टी में मिल गया था, जो कि फेस था मेरा, कि फेस के थ्रू मॉडलिंग करने का, एक्टिंग करने का, तो वो भी पूरा तहस नहस हो गया था। तो ऐसा लगता था कि यार रोता था मैं बैठ के, बट फिर परमात्मा ने ऐसा कॉन्फिडेंस दिया। हाँ, बस ये कि कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे अपने कोई भी खास बोल दे कि भाई अब कुछ नहीं हो पाएगा, तब भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि मैं इतना भटका हूँ ना कि अगर मेरे साथ कोई होता तो वो उस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पाता, इसलिए मैं किसी को साथ भी नहीं रखा। मम्मी पापा बोलते थे इस दोस्त को ले जा, पापा को ले जा, मैं चलते हूँ साथ में, ऐसे करके बोलते थे, तो मैं बोलता था मेरे दुख में मतलब वो एक जर्नी ऐसी थी कि नहीं यार इस पे मुझे खुद ही जाना है और मैं खुद अपने दम पे सारी चीज़ें, और ये जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं वो मैं खुद ही फेस करके, मतलब यार ऐसा रहता है ना कि अगर दूसरे बंदे का जो कुछ बुरा हुआ होता है तो लोग बोलते हैं भाई पाप है, और जब खुद की बारी आती है तो बोलते हैं परमात्मा परीक्षा ले रहा है। ऐसा होता है। तो यार मैंने क्या 18 साल की एज में क्या कर दिया मैं तो 2 साल हॉस्टल में रह के आया, वहाँ मैंने स्टे किया, आवासीय विद्यालय था, वहाँ तो लड़की वड़की थी भी नहीं है, तो मैंने किसी के साथ गलत किया, या फिर ऐसा बोलते कि कोई पाप लग गया, तो मैंने यार सीरियसली सोच समझ के भी किसी के साथ बुरा नहीं यार किया। वो तो एक टाइम है, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो ये तो बस एक लोगों के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है, तो वो बस कह देते हैं, पर उन्हें पता नहीं रहता कि उनके कहने से किसी की लाइफ पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। 85% लोग आपको डिमोटिवेट करने बैठे हैं राज भाई, 85%। उसमें से जो 15% है उसमें 5% आपकी फैमिली, 5% आपके दोस्त, और 2.5% आप दोनों का रिलेशनशिप जिसके साथ आपका चल रहा हो, बस इतने ही लोग रहते हैं पॉजिटिव। बाकी इनके अलावा जो 85% लोग रहते हैं, रिश्तेदार भी ले लो उनमें, ये सारे लोग बस गिराने को बैठे होते हैं और कुछ नहीं रहता इनका लाइफ में। और ये वही लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा तालियां मारते हैं जब बंदा ऊपर होता है, तो बिल्कुल है ना, बोलते हैं भाई ये तो भाई है अपना तो मैं तो आज ही बोलता हूँ भाई, एक टाइम ऐसा आएगा राज भाई कि बंदे मुझे बोलेंगे ये अपना खास भाई है, और मैं उन्हें बोलूँगा आप कौन, सीरियसली। क्योंकि यार जो टाइम मैंने फेस किया है वो टाइम में मेरा किसी बंदे ने साथ नहीं दिया, मेरे खास भाइयों को छोड़ के किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, तो मैं उस टाइम को कभी भूलूंगा नहीं यार राज भाई। बिल्कुल, तो आज इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी बहुत मज़ा आया रियान भाई, ठीक है, थैंक यू सो मच यार आपको। और आप लोगों ने जो इससे पहले 3 एपिसोड्स को इतना ज़्यादा प्यार दिया है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद, और ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में आगे लेके आने वाला हूँ। और आप किन किन लोगों को देखना चाहते हो इस पॉडकास्ट में, आप मुझे इंस्टा पे या यूट्यूब पे कमेंट्स में बता सकते हो। कमेंट सेक्शन खुला है यार, बताओ आप बताइए आपको किसको देखना है, या कोई और भी ऐसा बंदा है जो अपने स्टोरी या कुछ भी अच्छे थॉट्स अगर शेयर करना चाहता है तो बिल्कुल आप मुझे मैसेज यार कर फैमिली सकते पता, हम लोग जो काम करते हैं ना, जो सोशल मीडिया पर छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर अपन जैसे हैं, वो लोग यही सोचते हैं कि बंदे कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको लगता है ये हमारा कमेंट देखेंगे या नहीं देखेंगे बट सीरियसली मैं भी अपनी रील्स में वेट करता हूँ, जब उनके लाखों कमेंट आते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के। वो लोग मुझे सजेस्ट करते हैं कि भाई अभी ऐसी वीडियो यार बनाना, वो पता है आप लोग जो कमेंट करते हो वो कमेंट नहीं हमारे लिए भाई मोटिवेशन है, वो मतलब वहाँ से कहीं ना कहीं पता चलता है कि यार क्या और चीज़ें अपने लिए करनी है, आइडियाज़ मिलते हैं ना, काफ़ी सारे आइडियाज़ मिलते हैं कि भाई कुछ आइडियाज़ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। हाँ, बुरे वाले तो वो मैंने बोला ना कि 85% लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, वो उसको छोड़ के बस 15%। तो मेरा अगर बताऊं तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यार कि आप लोग मेरी रील्स पे गलत कमेंट नहीं करते, और मुझे पता है क्यों नहीं करते, क्योंकि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को शेयर हो रही है तो मुझे इस पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आया, और अब ये वीडियो तो आपको मज़ेदायक होगी क्योंकि इसमें मैंने मेरा दुख शेयर किया है, जो बातें मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई थी वो इन महान व्यक्ति ने खुलवा ली है मेरे से तो राज भाई आपसे भी मिलके बहुत बिल्कुल।